Good morning, students. In previous classes, we have studied about the nitric acid, especially their preparation. Today, we will discuss once again the chemical properties of nitric acid, especially oxidizing action of the nitric acid. Oxidizing action of the nitric acid depends on its concentration. Concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and attacks most of the metals except noble metal such as gold, platinum. Product of oxidation depends upon the concentration of the acid ना, और यह एसिड के concentration पर डिपेंड करता है। याद रखना बहुत आसान है। देखो, जितने भी नाइट्रिक एसिड है, चाहे वह डाइल्यूट कंडीशन में हो या वेरी डाइल्यूट कंडीशन में हो या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो, हर हाल में नाइट्रेट बनाएगा मेटल के साथ। मेटल के साथ क्या बनाएगा? नाइट्रेट बनाता है, साथ में वाटर निकलेगा। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो वही वेरिएबल होता है। अगर वह कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो वह NO2 देगा, एक नाइट्रोजन पर 2 ऑक्सीजन ना। डाइल्यूट है तो NO देगा, एक नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन। याद रखने का टेक्निक है ये। और अगर वह वेरी डाइल्यूट है तो N2O देगा, मतलब कि 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन। जैसे जैसे डाइल्यूशन उसका आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें हम लोग घटाते चले जाते हैं। ठीक है, याद रखने का ये एक टेक्निक है ना। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अगर हो तो नाइट्रेट तो देगा ही ना, मेटल का नाइट्रेट देगा, NO2 देगा और वाटर देगा। वाटर हर जगह H2O मिलेगा हर एक कंडीशन में। नाइट्रेट है तो आपका मेटल के साथ हर हाल में नाइट्रेट देगा, सिर्फ ये वैरी करता है। कॉन्सेंट्रेटेड होने पर देखो, एक नाइट्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है, NO2 दे दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। लेकिन अगर यही हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते तो नाइट्रेट और वाटर तो बनेगा ही, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, एक नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन। लेकिन वेरी डाइल्यूट अगर हम लोग ले लें तो वेरी डाइल्यूट रहने पर ये आपका नाइट्रेट और वाटर के साथ N2O यानी लाफिंग गैस, 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन बनेगा। तो ये प्रोडक्ट याद रखने का टेक्निक है और प्रोडक्ट याद रखना आसान है ना। कॉन्क रहेगा तो NO2 यानी कि 1 नाइट्रोजन पर 2 ऑक्सीजन। डाइल्यूट रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड 1 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। और वेरी डाइल्यूट है तो 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन यानी कि N2O। यानी कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट हम लोग घटाते चले जाते हैं। ठीक है, ये याद है तो सारा इसका रिएक्शंस जो है हम लोग का मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ हम लोग इसको आसानी से रिकॉल कर लेते हैं। आइए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे कॉपर के साथ, अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट ले लिए तो आप जानते हैं कि डाइल्यूट हो या कॉन्क हो, हर हाल में मेटल का नाइट्रेट बनाता है। तो देखो यहाँ पर कॉन्क और डाइल्यूट दोनों के साथ नाइट्रेट बना दिया। कॉन्क रहने पर NO2 मिलता है, NO2 मिल गया, वाटर तो निकलना ही निकलना है। डाइल्यूट रहने पर क्या था? नाइट्रिक ऑक्साइड था और वाटर निकल गया। और वेरी डाइल्यूट अगर है तो उसका मतलब ये है आपका कि वह N2O देगा। जैसे जिंक के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर जिंक है प्लस नाइट्रिक एसिड ले लिए, कैसा लिए है? वेरी डाइल्यूट। NCERT में ये वर्ड नहीं है, NCERT में थोड़ा आप कंफ्यूज कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर वेरी डाइल्यूट वर्ड लिखना जरूरी होता है। वेरी डाइल्यूट अगर रहेगा तो नाइट्रेट तो देगा, वाटर भी दे देगा ना, साथ में N2O देगा, 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन यानी लाफिंग गैस इसमें प्रोड्यूस होता है। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्ट जो होता है वो चेंज कर जाता है ना। सम मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे क्रोमियम और एल्युमिनियम, वह आपको नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं करते हैं। नहीं करने का मेन वजह क्या है कि उस मेटल के चारों तरफ ना, क्रोमियम या एल्युमिनियम के चारों तरफ उसमें आपका उसका ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक पैसिव ऑक्साइड है, स्टिकी होता है। ठीक है, वह चिपक जाता है, which prevents the further reaction of the nitric acid, और फर्दर वह उस मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन को रोक देता है वो, क्योंकि वह अनरिएक्टिव ऑक्साइड बना देता है ना। तो ये हो गया आपका। आइए अब हम लोग कुछ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल ना। सर तो पैसिव ऑक्साइड क्या होता है? पैसिव मतलब एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब जो एक्टिव है, और पैसिव हो गया कि जो मतलब कि सुसुप्त है, सोया हुआ है, जगा हुआ नहीं है, मतलब कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, वही मतलब हो गया आपको किसका? पैसिव का।
ना। जैसे एल्युमिनियम का वायर है, आप कहीं पर टोकन लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद होगा क्या कि जंग लग जाएगा, तो कहते हैं कार्बन पकड़ लिया, दूसरे के यहाँ बत्ती जलता है, आपके यहाँ नहीं जलता है, तब टोकन हटाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं। तो रगड़ने का पर्पस क्या हो गया कि उस पर होता क्या है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है जो कि बेड कंडक्टर है, साथ ही साथ वो स्टिकी होता है, उससे चिपक जाता है, फर्दर रिएक्शन को रोक देता है। तो जिसके वजह से वो क्या होता है, पैसिव हो जाता है, मतलब कि अनरिएक्टिव हो जाएगा ना, और वह फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा और करंट भी पास नहीं करने देगा। उसी तरह से एल्युमिनियम क्रोमियम इस सबको नाइट्रिक एसिड में डाल दीजिए, तो होगा क्या कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और चारों तरफ से उसको घेर लेगा, किसको, एल्युमिनियम और क्रोमियम को, और नाइट्रिक एसिड का कांटेक्ट में ओरिजिनल मेटल को आने नहीं देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे नहीं होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कॉन्क नाइट्रिक एसिड का एक्शन किसके साथ, नन मेटल के साथ। तो कॉन्क है तो साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर नोबल सर हाँ सर हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, अरे उन लोग को ज्वाइन करना चाहते हैं टाइम सर। पर उन लोग को बोलिए ज्वाइन कराने के लिए ना, उन लोग को टाइम टाइम दीजिए कि टाइम पे, टाइम पर आप ज्वाइन कीजिए। चलो और कौन कौन है बोलो जल्दी। सर हाँ बोलो। फिर सर नोबल गैस के साथ क्यों रिएक्ट करता है सर? नोबल 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 गैस गैस के साथ रिएक्ट नहीं तो, करता नोबल गैस तो खुद अनरिएक्टिव गैस है। नोबल गैस में और पढ़ाएंगे डिटेल्स में ना। नोबल गैस आपका अनरिएक्टिव है तो उससे भला कैसे रिएक्ट करेगा। ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है, सैचुरेटेड और वाइटल होता है उसमें। तो अभी हम लोग देख रहे थे नन मेटल के साथ। तो नन मेटल में आयोडीन है, अगर आयोडीन ले लिए और नाइट्रिक एसिड ले लिए तो देखो कॉन्क है, कॉन्क में तुमको क्या मिलता था, NO2 और वाटर। तो एक साइड, दो साइड प्रोडक्ट तो इसी पता चल गया हम लोगों को, आयोडीन ले लें और ना कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो दो प्रोडक्ट तो इसी याद हो गया हम लोग को कि NO2 मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो आयोडीन लीजिएगा तो यह नन मेटल है, इसमें नाइट्रेट नहीं निकल के बल्कि आयोडाइड में, आयोडिक एसिड में बदल जाता है। आयोडीन क्या चीज में बदल जाएगा, आयोडिक एसिड में बदल जाएगा ना, HiO3, यही आयोडिक एसिड है, इसी में यह बदल जाता है ना। नेक्स्ट देखिए कार्बन ले लिए, कार्बन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो दो प्रोडक्ट तो हमेशा फिक्स है इसका, कॉन्क के साथ एक NO2 देगा एक वाटर देगा, तो दो प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, साइड प्रोडक्ट आपको फिक्स है, ठीक है। आयोडीन लेंगे तो आयोडिक एसिड में बदल जाएगा ना, साइड प्रोडक्ट इसमें फिक्स है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन इसका देखते हैं नन मेटल के साथ, वो है सल्फर का। अगर सल्फर लेते हैं तो वह सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाएगा और साइड प्रोडक्ट आपका फिक्स है। साइड प्रोडक्ट कौन कौन फिक्स है, तो NO2 और H2O फिक्स। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो NO2 और H2O साइड प्रोडक्ट मिलता है, ये आपका सल्फर की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड में ये बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड, तो साइड प्रोडक्ट फिर इसमें फिक्स हो गया NO2 और H2O, ठीक है। और साइड और मेन आपका क्या निकल गया, फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड, यानी कि H3PO4 H3PO4 आपका ये फास्फोरस जो है फास्फोरिक एसिड में आपका बदल गया, ठीक है। अब आ जाइए नाइट्रेट आयन का हम लोग को पढ़ना है, ये क्या कहा जाता है, टेस्ट, नाइट्रेट आयन का टेस्ट। नाइट्रेट आयन का टेस्ट जो होता है वो हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। किस चीज से टेस्ट करते हैं नाइट्रेट आयन का, तो ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। किस चीज से टेस्ट करते हैं, तो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। कैसे किया जाता है वो देखो, इसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले जो सॉल्ट दिया हुआ है तो उसमें नाइट्रेट होना चाहिए, तभी ब्राउन रिंग टेस्ट होगा। तो जान जाइए कि ब्राउन रिंग के लिए होता है ये। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए है, नाइट्रेट आयन के लिए। और नाइट्रिक एसिड है तो उसमें तो नाइट्रेट आयन रहेगा ही, H+ आयन निकलेगा और NO3- आयन देगा, तो नाइट्रेट आयन है, ब्राउन रिंग टेस्ट देगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्ट ले लिए या नाइट्रेट आयन ले लिए, सॉल्ट रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में हम लोग जनरली लेते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिए थोड़ा सा, एक पिंच लेने के बाद हम लोग उसमें करते क्या है कि आपको पानी डाल दिए, पानी डाल करके सोल्यूशन तैयार कर दिए। सोल्यूशन तैयार करने के बाद अच्छी तरह से उसको शेक कर दीजिए कि सारा का सारा सॉल्ट जो है उसमें डिजोल्व कर जाए, ठीक है। सॉल्ट डिजोल्व करा लीजिए। अब उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल दीजिए।
तुरंत का बना हुआ है ना, ज्यादा देर हो जाएगा तो वो फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा, रिएक्शन आपका नहीं होगा। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट जैसे ही डालिएगा, ठीक है, तो वो मिक्स होगा उसमें। अब जो है से टेस्ट ट्यूब को 60 डिग्री पे बेंड कर दीजिए। 60 डिग्री पे बेंड करने के बाद उसके वॉल के सहारे कॉन्क H2SO4 आइदर ड्रॉपर से या ग्लास रड से उसको डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही डालिएगा, डालने के बाद उसको 3 से 4 ड्रॉप डाला जाता है, ठीक है। लेकिन टेक्निक बता रहा हूँ, ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा एसिड बढ़ा दो और फेरस सल्फेट बढ़ा दो, बड़ी जल्दी टेस्ट देता है, ठीक है। और उसको सीधा खड़ा कर दीजिए ना, अनडिस्टर्ब, मतलब कि उसको हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल जा रहा हो किसी वजह से तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है उसमें डाल दीजिए, ऑटोमेटिक देखिए कि मतलब थोड़ा देर होते आपको बहुत ब्यूटीफुल एक ब्राउन रिंग बन जाएगा ना। तो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन के लिए। कैसे होता है? सबसे पहले नाइट्रेट का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि फ्रेशली नहीं रहेगा तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाता है, जिसके वजह से होगा आपको क्या कि रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते क्या है कि टेस्ट ट्यूब को 60 डिग्री पर बेंड कर देते हैं। बेंड करने के बाद हम लोग करते क्या है कि उसमें हम लोग कॉन्क H2SO4 डाल देते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो रिंग को जला देता है, तोड़ देगा, ठीक है। हम लोग दीवार के सहारे, टेस्ट ट्यूब के सहारे डालेंगे तो उसमें होगा कि आपको एक ब्राउन रिंग बनेगा ना, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। कैसा उसका फोटो होता है वो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, हेलो, ब्राउन रिंग टेस्ट क्लियर है? चलिए ठीक है। याद रखिएगा ये प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरी में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब आइए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। नाइट्रिक एसिड ले लिए, यानी कि नाइट्रेट आयन यहाँ से मिल जाएगा। नाइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई भी हम लोग नाइट्रेट का सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है, और उसका सोल्यूशन बनाते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि फेरस सल्फेट डालते थे, तो ये आपका हो गया नाइट्रेट, यहाँ से हो गया आपका फेरस सल्फेट। अब उसमें कॉन्क H2SO4 डालते थे थ्रू द वॉल, ठीक है। अब ये आपस में कंबाइन करने के बाद फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। तो हम लोग क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेते थे? क्योंकि यह इसको हम लोग कन्वर्ट कराते हैं फेरिक सल्फेट में उसी वक्त इन situ, और अगर पहले से ही ये कन्वर्ट रह जाए तो फिर रिएक्शन नहीं होगा ना। और इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। तो ये फेरिक सल्फेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करेंगे। आपस में कंबाइन करने के बाद ये कंपाउंड मिल गया। इसी कंपाउंड को हम लोग ब्राउन रिंग कहते हैं। क्या है ये आपका? ब्राउन रिंग है, ठीक है। इसका आयुपैक नेम पूछता है, एक दो बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि ब्राउन रिंग का केमिकल फॉर्मूला इसमें से कौन है। एक बार पूछे हुए हैं कि इसमें से ब्राउन रिंग का आयुपैक नेम कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोगों में से क्या कोई बता सकते हैं स्क्रीन पर देख करके कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसका आयुपैक नेम क्या होगा? एनीवन? हाँ जी, बोलो, फॉर्मूला बता सकते हो कोई? नोट करो फॉर्मूला इसका। हाँ बोलो, आप ही बताइए सर। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, वहीं पर कॉपी अगर रखे होंगे तो नोट कीजिए। पेंटा एक्वो नाइट्रोसाइल आयरन सेकेंड सल्फेट, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा पेंटा एक्वो नाइट्रोसाइल आयरन सेकेंड सल्फेट। पेंटा एक्वो नाइट्रोसाइल आयरन सेकेंड, आयरन लिख करके स्मॉल ब्रैकेट में वहां पर सेकेंड रोमन में लिखाएगा और लास्ट में सल्फेट लिखिएगा, यानी 2 वर्ड में इसका नेमिंग होगा क्योंकि यह आयोनाइजेबल है, ठीक है। किसी कंपटीशन में या कभी कभी आपको सल्फेट नहीं दिया हुआ रहेगा, सल्फेट यहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक +2 चार्ज आ जाएगा, तो उसमें सल्फेट सिर्फ नहीं लिखाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन, उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस। फास्फोरस वर्ड जो आया है आपको ग्रीक वर्ड से आया है,
जिसका मतलब होता है टू इग्नाइट द फायर। और कुछ फास्फोरस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाते हैं, बर्न करने लगते हैं, ठीक है, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है फास्फोरस ना। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग केमिल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। तो आइए हम लोग फास्फोरस के बारे में स्टडी करते हैं। फास्फोरस जो होता है आपका नेचर में पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट रॉक ना, which contains hydroxyapatite or the fluorapatite. Actually the hydroxyapatite or the fluorapatite are the part of the family of the apatite which will be shown in the last line ना। आइए, फास्फोरस जो होता है हम लोगों के बॉडी में भी पाया जाता है, बोन में कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, लिविंग सेल्स में पाया जाता है फास्फोरस आपका, ठीक है। एलिमेंटल फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द कैल्साइंड फॉस्फेट रॉक with the coke and sand. The phosphorus vapor thus obtained is condensed to a solid and stored under water to protect it from the reaction with the air. हम लोग करते क्या है कि फॉस्फेट रॉक ले लिए और उसमें SiO2 मिला दिए, ठीक है, और SiO2 के साथ साथ हम लोग कोक मिला दिया और उसको बर्न कर दिए, मतलब कि उसको हीट कर दिए, ठीक है। और तो फाइनली हम लोग को कैल्शियम सिलिकेट बनकर के साइड प्रोडक्ट उसको निकाल देगा रॉक, ये क्या कहा जाता है फॉस्फेट रॉक से, और हम लोग को एलिमेंटल फास्फोरस मिल जाता है जिसको हम लोग कंडेंस करा करके P4 में ऑब्टेन कर लेते हैं। जो होने वाला रिएक्शन है वो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द बोन ना, इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड दैट इज sand and the coke, then P4 and calcium silicate and carbon monoxide is obtained as a side product. What is apatite? तो C इट इज एपेटाइट ना, ये एपेटाइट फैमिली है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट मेनली होता है। और ये दो तरह का हो गया आपका एपेटाइट फैमिली। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहला जाएगा, अगर फ्लोराइड लगा हुआ हो, देखो इसमें फ्लोराइड है तो फ्लोर एपेटाइट कहला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एपेटाइट। इस फॉर्म में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस आपका मेनली एलोट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो देखिए आप स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा होगा। पहला इसका एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो रेड फास्फोरस है, ठीक है, वो देखिए आप रेड कलर से आपको दिखाया गया है यहाँ पर रेड फास्फोरस। दूसरा फास्फोरस का जो टाइप है आप समझ गए होंगे एरो देख करके ही, कौन सा होगा, व्हाइट होगा, और ये आपका व्हाइट फास्फोरस हो गया। और तीसरा फास्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो आपके सामने है और ये आपका ब्लैक फास्फोरस है, ठीक है। आइए एक एक करके अब हम लोग स्टडी करते हैं सभी फास्फोरस का। व्हाइट फास्फोरस जो होता है एयर में आते ही इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है, एयर में आते ही क्या होने लगता है, यह इग्नाइट होने लगता है। और इसके इस प्रॉपर्टी को केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ग्रीक वर्ड में आपको फास्फोरस वर्ड जो आया है ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है टू इग्नाइट द फायर, इसीलिए इसका नाम फास्फोरस रखा गया, ठीक है। और व्हाइट फास्फोरस की तरफ जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप ग्लो करते हुए, मैं भी देख लाया हूँ उसको स्क्रीन पर, यह व्हाइट फास्फोरस है जो कि इग्नाइट होता है ऑटोमेटिक। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस को हम लोग क्या चीज में रखते हैं, पानी में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। तो एक साल आपका बोर्ड का क्वेश्चन ही है, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर और रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट विल बी योर आंसर? नो रिएक्शन, बिल्कुल सही। लेकिन साइड बुक पढ़ेंगे तो वहां पर वाटर के साथ भी रिएक्शन कराता है, तो ठीक है आप अपने लेवल पर याद रखेंगे कि रिएक्शन नहीं होता है, आंसर सही हो जाएगा, उसमें मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कोई बुद्धियार बच्चा होगा अगर लिख दिया रिएक्शन साइड बुक पढ़ करके तो वो भी सही होगा, उसको भी नंबर मिलता है। तो केमिस्ट्री में याद रखने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसलिए टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। और खासकर आपको मैं बता चुका हूँ कि इनऑर्गेनिक पोर्शन और इनऑर्गेनिक पोर्शन तो आप साइड बुक में जाएंगे ही नहीं, सिर्फ आप एनसीईआरटी का ही स्टडी करेंगे। इतना डिप चला गया है आपको साइड बुक में कि उतना बाहर नहीं निकल पाइएगा, याद नहीं रख पाइएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग व्हाइट फास्फोरस के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। यह वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दीजिए या बेंजीन में डाल दीजिए तो वहां यह सोल्युबल हो जाएगा, ठीक है, हाईली सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन। आइए इसको देखिए आप,
हाईली रिएक्टिव होता है एंड स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट इन द एयर, और एयर में जैसे ही छोड़िएगा इग्नाइट करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जलना स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर। यही वजह है कि हम लोग फास्फोरस को किस चीज में डुबा के रखते हैं, पानी में डुबा करके रखते हैं। और यह जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले ही, व्हाइट फास्फोरस आपको ग्लो करता है डार्क में, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। और यह इसी वर्ड से, आपको ग्रीक वर्ड से वर्ड आया फास्फोरस, जिसका मीनिंग होता है क्या, इग्नाइट करना ना। फास्फोरस ग्रीक वर्ड से है फॉर लाइट ब्रिंगिंग, लाइट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि रात में श्मशान घाट से या कब्रिस्तान से होकर के नहीं गुजरना चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग जो होंगे आपको जरूर नसीहत दिए होंगे कि जाओगे तो वहाँ आग निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या सचमुच वहाँ शैतान या कोई भूत रहता होगा? नहीं, वहाँ आपकी केमिस्ट्री है, वहाँ जैसे बोन वगैरह है, ठीक है। तो वह डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम फॉस्फेट वहाँ होगा, और डिकम्पोज करने के बाद अगर फास्फोरस में वह बदल गया, तो फास्फोरस अगर व्हाइट फास्फोरस होगा तो ऑटोमेटिक ग्लो करेगा, और जब ग्लो करेगा तो लगेगा कि आग लग रहा है। तो वहाँ कोई शैतान या भूत नहीं होता है, बल्कि फास्फोरस के ग्लो करने की वजह से होता है। यहाँ पर मैं एम्फेसिस दिया हूँ व्हाइट फास्फोरस पर कि यह ग्लो करता है डार्क में। आइए फास्फोरस के स्ट्रक्चर हम लोग व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। फास्फोरस में आपका 4 फास्फोरस हो गया, इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। इच फास्फोरस 3 अदर फास्फोरस से अटैच होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। व्हाइट फास्फोरस को हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं। अगर किसी तरह से इसमें आपका इम्प्योरिटीज मिल जाता है तो इसका स्मेल जो होता है वो गार्लिक लाइक होने लगता है, तो इसका स्मेल याद रखेंगे, गार्लिक लाइक स्मेल होता है इसमें, ठीक है। लेस स्टेबल है। क्वेश्चन पूछता है व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ द रेड फास्फोरस। दूसरे तरह से इसका क्वेश्चन पूछता है व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। तो इसका आंसर ये है कि व्हाइट फास्फोरस प्रीफर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, जुदा जुदा, अलहदा अलहदा। इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, जिसमें एंगुलर स्ट्रेन हो जाएगा। और जब एंगुलर स्ट्रेन होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बॉन्ड जल्दी रप्चर करेगा, ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, इट इज मोर रिएक्टिव, यह आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्वेश्चन यहाँ बोर्ड से पूछता है व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन प्रीफर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होता है। इन विच देयर इज एंगल ऑफ 60 डिग्री, इन विच देयर इज एंगुलर स्ट्रेन ड्यू टू विच इट रिएक्ट वेरी फास्टली, दैट इज व्हाई इट इज लेस स्टेबल। तो इस तरह से इसका आंसर आपका लिखाएगा। इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। आपका व्हाइट फास्फोरस टॉक्सिक इन नेचर भी होता है। तो जैसा कि मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिस्कस किया, उसका डायग्राम देख लाया। व्हाइट फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट P4 molecules in which the 4 phosphorus atoms are at the corner of a tetrahedron and each phosphorus atom is covalently linked to the other 3 phosphorus atom। तो जो मैं पीछे डिस्कस किया था वही चीज यहाँ है आपका। इसको हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर आपको फिर से आपको शो कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड कुछ ऑन इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। व्हाइट फास्फोरस अगर हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑफ फास्फोरस या गैसियस फॉर्म ऑफ फास्फोरस ले लिए, उसको कंडेंस्ड करा दिए, तो उससे जो फास्फोरस मिलेगा वही व्हाइट फास्फोरस होता है, ठीक है। आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम लोग कॉस्टिक सोडा में, बॉयल कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन में अगर हम लोग डाल दें तो फॉस्फीन गैस मिलता है। फॉस्फीन गैस एक डेडली पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, जिसका यूज आपको होल्म्स सिग्नल में होता है। अलग से फिर फॉस्फीन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका रिएक्शन भी दिखलाऊंगा। अभी आप देख लीजिए कि अगर फास्फोरस हम लोग ले लें, यानी कि व्हाइट फास्फोरस ले लें और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा में डाल दें, बॉइलिंग कहलाता है ये, तो ये आपका ये क्या कहा जाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलेगा और पॉइजनस गैस फॉस्फीन मिलेगा। ये आपका फॉस्फीन है, ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है।
ठीक है। उसी तरह से मैं आपसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाइट फास्फोरस को अगर डार्क में रख दीजिए, एयर के कांटेक्ट में आते ही वो ग्लो करने लगता है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। फास्फोरस विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। उसका रिएक्शन देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। यही है, फास्फोरस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो P2O5 में बदल जाएगा, P2O5 डाइमराइज कर जाएगा, P4O10 में बदल जाएगा, और यह एक सॉलिड कंपाउंड है। आइए अब हम लोग रेड फास्फोरस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, रेड फास्फोरस कैसे ऑब्टेन होता है, तो हम लोग इसका ऑब्टेन जो करते हैं वो व्हाइट फास्फोरस से करते हैं। व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड एट 573 केल्विन फॉर सेवरल डेज इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, देन व्हाइट फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू रेड फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कैसे बदला जाता है वो आपका रिएक्शन आपके स्क्रीन पर है। लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि व्हाइट फास्फोरस को अगर हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे हम लोग नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिए, 573 केल्विन पर अगर हिट करेंगे तो वह सेवरल डेज के बाद वह रेड फास्फोरस में ऑटोमेटिकली बदल जाता है। आइए एक एक करके हम लोग रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जहां हम लोग व्हाइट फास्फोरस के बारे में पढ़े थे कि हाईली टॉक्सिक होता है, वहीं आपका रेड फास्फोरस नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, आइए व्हाइट फास्फोरस आपको ऑर्डरलेस होता है, लेकिन ये सॉरी रेड फास्फोरस ऑर्डरलेस है, मतलब कोई गंध नहीं होता है। लेकिन व्हाइट फास्फोरस के बारे में मैं बताया था आप लोग को, वह गार्लिक लाइक स्मेल से महकता है। ठीक है, आइए रेड फास्फोरस का दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका एमपी जो होता है आपका हाई होता है, एमपी और डेंसिटी दोनों हाई होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का देखते हैं। यह आयरन ग्रे लस्ट्रस होता है। अब रेड फास्फोरस के कुछ और इम्पोर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। आपका व्हाइट फास्फोरस में हम लोग देखे थे कि वह कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन दोनों में सोलुबल था, लेकिन आपका रेड फास्फोरस इज इनसोलुबल बोथ इन वाटर एंड इन कार्बन डाइसल्फाइड। या कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर दोनों में इनसोलुबल है। ठीक है, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। रेड फास्फोरस आपको डार्क में ग्लो नहीं करेगा ना, जबकि व्हाइट फास्फोरस आपको ग्लो कर रहा था। आइए, इट इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। यही क्वेश्चन फिर से आता है, व्हाइट फास्फोरस आपका ज्यादा रिएक्टिव है जबकि रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव है। ऐसा क्यों होता है? तो इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन विच सेवरल P4 molecules are attached, in which each phosphorus atom is attached with 3 other phosphorus atom with the covalent bond। ठीक है, आइए इसमें हम लोग देखते हैं कैसे होता है उसके बारे में। तो इट इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। व्हाई सो? इट इज पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर विथ कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें सेवरल P4 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लिंक्ड होते हैं, चेन के फॉर्म में होते हैं, मतलब पॉलीफेरिक फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। पॉली मीन्स मेनी और मर मतलब होता है यूनिट। बहुत सारे P4 यूनिट जो होंगे उसमें मर्ज रहते हैं, इसीलिए यह आपका लेस रिएक्टिव हो जाता है। और दूसरी बात कि इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो आपका ये एंगुलर स्ट्रेन जो होता है वो घट जाता है। क्यों घटता है? तो वहां पर एक बॉन्ड टूट जाता है। कैसे टूटता है आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये P4 मॉलिक्यूल्स है, आप देख रहे हैं। दूसरा P4 मॉलिक्यूल्स आपके सामने है स्क्रीन पर। अब देखिए ये जो बीच वाला बॉन्ड है, ये वाला बीच वाला जो बॉन्ड है वो टूटता है, ये वाला बीच वाला बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूट के आधा इधर आएगा और आधा जो बच गया इस साइड चला जाएगा। उसी तरह से ये बॉन्ड टूट करके आधा इधर आ जाएगा, आधा टूट के इधर चला जाएगा। तो और इसी तरह से ढेर सारे P4 मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट करने चले जाएंगे। आइए इसको आप ये एनिमेशन के जरिए समझने की समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। एनिमेशन से डायग्राम पर ध्यान देंगे, अभी आपका एनिमेशन दिखाई देगा। देखिए बॉन्ड टूट गया, आधा इधर और आधा इधर, इसका भी बॉन्ड टूट गया, आधा इधर और आधा इधर। इस तरह से बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और देखो एक फास्फोरस के साथ 1 2 3 फास्फोरस डायरेक्टली अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आइए तो 1 2 3, इसको देखिए तो 1 2 3, इसको देखिए तो 1 2, एक इधर से आ जाएगा 3, हर जगह 3 फास्फोरस अटैच हो गए। ठीक है, और इस तरह से पॉलीमेराइजेशन इसका हो जाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ रेड फास्फोरस बन जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर नीचे दिखलाया गया है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको।
यह एमॉर्फस होता है। और जबकि रेड फास्फोरस टेट्राहेड्रल था, लेकिन आपको ये सॉरी व्हाइट फास्फोरस आपका टेट्राहेड्रल था, रेड फास्फोरस आपका एमॉर्फस है। क्यों एमॉर्फस है? यह आपका पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए एमॉर्फस होता है। और यह पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका है, मतलब कि सेवरल P4 मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जाते हैं उसमें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आपका जो फॉर्म था एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, वो ब्लैक फास्फोरस था। ब्लैक फास्फोरस जो होता है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस होता है। और ब्लैक फास्फोरस is further classified into alpha black phosphorus and beta black phosphorus, whereas the alpha black phosphorus is obtained by heating red phosphorus at 803 Kelvin, while the beta black phosphorus is obtained by heating white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure। और इस तरह से आपको अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक दोनों तरह का ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, तो ब्लैक फास्फोरस से क्वेश्चन कम पूछा है। जहां जहां रीजनिंग मैं बता रहा हूं वहां वहां आप जरूर पढ़िए, वहां से रीजनिंग बहुत बनता है। ठीक है, ये देखिए ब्लैक फास्फोरस का पॉलीमेरिक 3 डायमेंशनल एक्सटेंडेड लेयर हो जाता है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इस तरह से इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि क्या चीज रिकॉल करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बीच में उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेज है उसको रिकॉल करेंगे, ऐसे आपको तैयार करना है खुद। ठीक है, तो इधर में से प्रॉपर्टीज ले लिया, इधर व्हाइट फास्फोरस इधर रेड फास्फोरस लिया हूँ। आइए सबसे पहले इसका मैं फिजिकल स्टेट के बारे में चर्चा करता हूं ना। तो फिजिकल स्टेट कैसा है व्हाइट फास्फोरस का, तो व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, जबकि रेड फास्फोरस आयरनी ग्रे लस्ट्रस पाउडर होता है। और पाउडर होने की वजह से इसको हम लोग क्या कह दिए थे, एमॉर्फस कह दिए थे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और रिकॉल करते हैं ऑर्डर स्मेल ना। इट हैज गार्लिक लाइक स्मेल व्हाइल इट इज ऑर्डरलेस, जबकि रेड फास्फोरस आपका ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्शन, व्हाइट फास्फोरस इज पॉइजनस while red phosphorus is non-poisonous. White phosphorus is insoluble in water but soluble in carbon disulfide and benzene, while the red phosphorus is insoluble both in water as well as in carbon disulfide. White phosphorus is less stable due to angular strain in P4 molecules where the bond angle are only 60 degree, while in the case of the red phosphorus it is more stable than that of the white phosphorus because it exists in the polymeric form in which bond angle is changed and angular strain is decreased. Similarly, we will see the action of the air. When the white phosphorus is kept in air, it will start to burn to produce dense fumes of the phosphorus pentoxide, especially in the dark you can observe, while the red phosphorus will not react immediately as well as when it is kept in the air ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आज का केमिल्यूमिनेसेंस, इट ग्लोज इन द डार्क व्हाइल द रेड फास्फोरस डज नॉट ग्लो इन द डार्क। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एक्शन विथ अल्कली। अगर बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन में आप व्हाइट फास्फोरस डाल दीजिए तो फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस करता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्रोड्यूस होता है साइड प्रोडक्ट, लेकिन वहीं आपका रेड फास्फोरस से रिएक्ट नहीं करता है। इफेक्ट ऑफ हीट ना, इसको हीट कीजिएगा, इसको आप हीट कीजिएगा तो होगा क्या कि 473 पर यह बीटा ब्लैक में बदल जाएगा, जबकि रेड फास्फोरस को ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है 803 केल्विन पर, यह आपको किस चीज में बदल जाएगा, तो अल्फा ब्लैक में बदल जाएगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, इसमें 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन देखिए ये एंगल यहाँ पर अब बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट करके यह पॉलीमेरिक फॉर्म में बदल गया। तो ये डिफरेंसेस था आपका व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बीच में। आइए अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। तो फास्फोरस इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इसका यूज जो हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में यूज करता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ना। कैल्शियम फॉस्फेट हम लोग के बोन में पाया जाता है, ठीक है। डिटर्जेंट में फॉस्फेट का यूज होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन में इसका फॉस्फोरस का यूज होता है। एलिमेंटल फॉस्फोरस इज यूज्ड इन वाटर इंडस्ट्री एंड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, मतलब कि इसका पेस्टिसाइड बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं ना कल
इसी टाइम में, अपने ओरिजिनल टाइम पर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।